ये आकाशवाणी है। कंट्री वाइड में प्रस्तुत है काशी तमिल संगमम की शुरुआत पर विशेष कार्यक्रम। प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। वाराणसी और तमिलनाडु की संस्कृति, कला, साहित्य और विरासत के समागम का एक विशेष आयोजन आज शुरू हुआ है। वाराणसी में शिक्षा मंत्रालय की ओर से आयोजित हो रहे इस आयोजन को काशी तमिल संगमम का नाम दिया गया है। काशी और तमिलनाडु को प्राचीन समय से ही ज्ञान के केंद्रों के रूप में देखा जाता है और इन क्षेत्रों का सांस्कृतिक और व्यापारिक संपर्क रहा है। काशी तमिल संगमम का उद्देश्य है कि इन दोनों क्षेत्रों के आदान प्रदान को फिर से स्थापित किया जाए। इस आयोजन का यह भी उद्देश्य है कि शोधार्थियों, विद्यार्थियों, शिल्पकारों, कलाकारों को साथ लाया जाए। परंपरा, ज्ञान और संस्कृति को साझा करते हुए एक दूसरे के अनुभव से सीखा जाए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्राचीन ज्ञान और संपदा को आधुनिक प्रणाली से जोड़ने पर बल दिया गया है। काशी तमिल संगमम इस उद्देश्य को भी बढ़ावा देता है। ये आयोजन एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को और मजबूत करता है। ये आयोजन 1 महीने तक चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 नवंबर को इस आयोजन का औपचारिक शुभारंभ करेंगे। शिक्षा मंत्रालय में भारतीय भाषाओं के संवर्धन के लिए उच्च अधिकार प्राप्त समिति के अध्यक्ष और जाने माने शिक्षाविद प्रोफेसर चामू कृष्णा शास्त्री ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि काशी तमिल संगमम भाषाई स्तर पर 2 अलग-अलग क्षेत्रों के लोगों को जोड़ेगा। काशी तमिल संगमम 1 महीने का उत्सव इसी महीने नवंबर 17 से दिसंबर 16 तक होगा। ये महीना तमिल कार्तिक मास है। काशी और तमिलनाडु के बीच महान संबंध है। हजारों सालों से ये संबंध है। जो कोई दक्षिण भारत से काशी यात्रा करता है वो पहले रामेश्वरम जाके वहां से कोटि तीर्थ लेके काशी जाके वहां अभिषेक करता है, फिर वहां से गंगा जल लेके रामेश्वरम जाके अभिषेक करता है। इससे काशी यात्रा पूर्ण होती है। तो इस प्रकार हजारों सालों से ये चल रहा है। प्राचीन तमिल साहित्य ग्रंथों में काशी का वर्णन है और तमिलनाडु में स्थान स्थान में काशी विश्वनाथ मंदिर है। गांव-गांव के मंदिरों में भी काशी विश्वनाथ का छोटा सा मंदिर होता है। ऐसे कई प्रकार के संबंध है और इस संबंध को और सुदृढ़ करने के लिए और एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत भारत की एकता को और दृढ़ करने के लिए भाषा के द्वारा लोगों को और जोड़ने के लिए यह कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। मद्रास IIT और BHU ये दोनों मिलकर एक कार्यक्रम कर रहे हैं शिक्षा मंत्रालय के सूचना के अनुसार। उन्होंने तमिलनाडु से आ रहे प्रतिनिधि मंडल के कार्यक्रमों का भी विस्तार से ब्यौरा दिया। तमिलनाडु से 2500 प्रतिनिधियों को 12 ग्रुप्स में यहाँ लाएंगे काशी में और काशी में 1 महीने का उत्सव में वो सब भाग लेंगे और काशी में तमिल संगमम उत्सव में 1 महीना रोज तमिलनाडु के कलाकारों के द्वारा शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। फोक आर्ट और क्लासिकल आर्ट दोनों प्रकार के कलाकार तमिलनाडु से आके यहाँ रोज प्रस्तुति करेंगे। इसके अलावा 75 स्टॉल्स में तमिलनाडु के अलग अलग प्रकार के हैंडलूम्स, हैंडीक्राफ्ट्स, फूड प्रोडक्ट्स ऐसे कई प्रकार के यहाँ स्टॉल्स होंगे जहाँ प्रदर्शनी होगी, वर्कशॉप होगा, कार्यशालाएं होंगे, पुस्तकें होंगे, छात्रों के लिए एक्टिविटीज होंगे, फिर सेमिनार होगा, संगोष्ठियां होंगे। एक ऐसे 1 महीने का निरंतर कार्यक्रम होगा जिसमें काशी के सभी लोग भाग लेंगे। जो प्रतिनिधि अलग अलग ग्रुप से तमिलनाडु से यहाँ आएंगे वो 2 दिन यहाँ काशी में सभी कार्यक्रमों में भाग लेंगे। विश्वनाथ मंदिर जाएंगे, सारनाथ जाएंगे, गंगा आरती देखेंगे, बाद में प्रयाग और अयोध्या भी जाएंगे, फिर वे लौट जाएंगे। तो इस प्रकार एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कार्यक्रम होने जा रहा है। ये पहले बार इस प्रकार का कार्यक्रम हो रहा है। इससे देश की एकता और मजबूत होगा। ऐसा एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। आकाशवाणी से बातचीत में काशी से आई एक तमिल पर्यटक अर्चना रामाचंद्रन ने वाराणसी के विकास के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया और कहा कि काशी तमिल संगमम दोनों संस्कृतियों को एक साथ लाएगा। हम चेन्नई से काशी गया
और इलाहाबाद ट्रिप में निकला है, तीर्थ यात्रा में निकला है। और एयरपोर्ट से आने में मैंने एक होर्डिंग देखा था, तमिल संगम, वो वणक्कम दैट वर्ड देखा मैंने होर्डिंग पे, बहुत खुश हुई। मैं एक कनेक्शन फील रही हूँ। और मैंने जो कुछ भी सुना था, देखा था गूगल पे काशी के बारे में, वो यहाँ आने के बाद मुझे फील कर रही है कि बहुत अलग है, क्लीन है, बहुत कमाल किया है पीएम ने, और अच्छी लग रही है। मैंने गंगा का हार भी देखा है और इलाहाबाद गया है, सभी साफ है यहाँ रहने को। और बहुत कुछ तमिल पीपल ने काशी का हमारे उनका घर मानते हैं, उनको भी बहुत ज़्यादा कर रही है पीएम ने। तमिल लैंग्वेज को वर्ल्ड लेवल से पहुंचाने के लिए जो कुछ हमारे पीएम कर रहे हैं, उन्होंने कोई पहला वाला पीएम नहीं किया था। बहुत बहुत आभार मानती हूँ हमारे बारे में। तमिलनाडु से काशी आने वाले लगभग 2500 प्रतिनिधियों का पहला समूह आज रात पहुंच रहा है। इन अतिथियों के ठहरने और भोजन की व्यवस्था की गई है। इस बारे में आकाशवाणी संवाददाता सुशील चंद्र तिवारी की ये रिपोर्ट सुनते हैं। 1 महीने तक चलने वाले इस संगमम के दौरान 2000 से ज्यादा प्रतिनिधि तमिलनाडु से 12 अलग अलग क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हुए 8 दिनों के भ्रमण पर काशी आएंगे। इस संगमम के दौरान वो काशी की प्रसिद्ध जगहों के अलावा वाराणसी और अयोध्या भी जाएंगे। इसके साथ ही सेमिनार, लेक्चर और अन्य गतिविधियों में भाग लेने के अलावा स्थानीय साथियों से भी संवाद करेंगे। पूरे संगमम के दौरान 1 महीने तक दोनों ही क्षेत्रों के वस्त्रों, हस्तशिल्प, एक जिला एक उत्पाद के किताबें, डॉक्यूमेंट्री, खान पान, कला संस्कृति, इतिहास और सांस्कृतिक मूल्यों का आदान प्रदान होगा। आकाशवाणी समाचार से खास बातचीत में इंडियन टूरिज्म के वाराणसी प्रमुख और संगमम के लिए नोडल अफसर अमित कुमार गुप्ता ने बताया, तमिलनाडु से आने वाले मेहमानों को 20 से ज्यादा किस्म के दक्षिण भारतीय व्यंजन परोसे जाएंगे। 10 काउंटर है, जिसमें कि ऑलमोस्ट 7 to 8 काउंटर हमारे तमिल के शेफ के द्वारा दिया जा रहा है। और चूंकि तमिल के लोग आ रहे हैं और उनका खान पान की दृष्टि को ध्यान देते हुए मेन फोकस हमारा तमिल कुजिन पे ज्यादा है। और बनारस का जो हमारा फ्लेवर्स है, जैसे मलायो है, चाट है, और सुबह का जो हमारा बेसिक जलेबी कचौड़ी बोली जाती है, मॉर्निंग फेज में वो रहेगा। पर्यटन मंत्रालय ने तमिलनाडु से आने वाले मेहमानों के लिए खास इंतजाम किया है और तमिलनाडु से विशेष तौर पर खानसामे भी बुलाए गए हैं, ताकि मेहमानों को अपने क्षेत्र के खाने की कमी महसूस न हो। सुशील चंद्र तिवारी, वाराणसी। काशी तमिल संगमम के आयोजन और इसके महत्व के बारे में हम विस्तार से जानते हैं और चर्चा करते हैं राजनीतिक विश्लेषक जगदीश उपासने के साथ। मिस्टर उपासने, इस कार्यक्रम का एक बड़ा महत्वपूर्ण आयाम है, वो है कि एकेडमिक एक्सचेंज और सांस्कृतिक आदान प्रदान है, उसका एक समागम हमें देखने को मिलेगा। जैसे इसमें आईआईटी मद्रास और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जैसे शैक्षणिक संस्थान और विश्वविद्यालय नॉलेज पार्टनर के रूप में हिस्सा ले रहे हैं। तमिलनाडु से जो ट्रूप्स आएंगे वाराणसी, वो यहाँ आकर सेमिनार्स में हिस्सा लेंगे, अपनी संस्कृति और कला का प्रदर्शन करेंगे। किस तरह से इन दोनों क्षेत्रों के बीच एक परस्पर भाव को पैदा करने का ये बड़ा मौका होने वाला है। ये सिर्फ सांस्कृतिक आयोजन नहीं है, ये जैसा आपने कहा कि ये हमारी परंपराओं का, विरासत का, धरोहर का ज्ञान कराना है। और जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 2020 की, उस शिक्षा नीति में एक उद्देश्य ये भी है कि जो आधुनिक विचार रखने वाले 21वीं सदी का माइंडसेट रखने वाले विद्यार्थी हैं, अध्येता हैं, उस पीढ़ी को भारतीय सभ्यता और संस्कृति की उनकी जो जड़ें हैं, उन जड़ों से उनको परिचित कराना मुख्य उद्देश्य ये है। यहाँ ज्ञान की चर्चा होगी, विचार विमर्श होगा, सांस्कृतिक परंपराओं के बारे में चर्चा की जाएगी, लोगों को एक साथ जोड़ने की कोशिश भी है, अपना ज्ञान दूसरों को बांटने की कोशिश भी है, क्षेत्रों के बीच में और जुड़ाव पैदा करने की कोशिश है। इसलिए इसमें तमिलनाडु में आईआईटी चेन्नई ये ध्यान रख रहा है, जो नोडल एजेंसी है इसकी और इसका सारा ऑनलाइन काम वो देख रहे हैं, कि तमिलनाडु के लगभग हर जिले को इसमें प्रतिनिधित्व मिले, जहाँ से 200 विद्यार्थी जो कि लॉ के हों या आर्ट्स के हों और विज्ञान के हों, विशेष रूप से ऐसे विद्यार्थी आए जो काशी कभी आए नहीं हैं, उनको अलग अलग ट्रूप्स में, जैसा आपने बताया 2400 के करीब लोग आएंगे और 12 ट्रूप्स बनेंगे जिसमें 210 के आसपास लोग होंगे। तो विद्यार्थियों की ही संख्या उसमें 200 से अधिक है। ये बताता है कि ज्ञान का आदान प्रदान है, ये सिर्फ सांस्कृतिक आदान प्रदान ही नहीं है। इसीलिए केंद्र सरकार के जो संस्कृति मंत्रालय, रेलवे, टेक्सटाइल, खाद्य प्रसंस्करण, उत्तर प्रदेश सरकार, वाराणसी का प्रशासन, ये सारे इन आयोजकों में शामिल हैं। बीएचयू और आईआईटी चेन्नई मिलकर इसको आयोजित कर रहे हैं।
सरकार का जोर इस बात पर है कि जो हमारे देश में विविध पारंपरिक ज्ञान है, ट्रेडिशनल नॉलेज है, उसका एक्सचेंज हो। और जब इस पारंपरिक ज्ञान को लेकर ऐसे आयोजनों के माध्यम से, चाहे वो शिल्पकार हों, हस्तकला से जुड़े हुए लोग हों और लोक कला से जुड़े हुए लोग हों, जब वो सामने लाते हैं, जब उसका एक्सचेंज होता है, उससे कितना लाभ आगे आने वाले समय में भारतीय पारंपरिक ज्ञान के प्रसार में इससे होगा। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जैसे काशी तो साहित्य, दर्शन, भक्ति, अध्यात्म और शिल्पकला, हस्तकला की नगरी है ही प्राचीन काल से। इसी तरह से तमिलनाडु में भी साहित्य, लोक कला के अलावा वहां मूर्ति कला, शिल्पकला, इस तरह का ज्ञान फैला हुआ है जो कि बहुत प्राचीन है। तो कैसे आपसी समन्वय से, आदान प्रदान से ये पारंपरिक ज्ञान का और ज्यादा प्रसार करने में ऐसे आयोजनों से मदद मिल रही है? देखिए, काशी और कांचीपुरम का व्यापार बहुत पुराना है। जैसे चोल, चेर और पांड्य राजाओं के काल में प्रगाढ़ व्यापार था, खासतौर पे सिल्क का जो व्यापार था, ये पहले से ही चल रहा है। इसके अलावा काशी के अनेक विद्वान, तमिलनाडु के अनेक विद्वान काशी में बसे हुए हैं। जैसे काशी में तो हर प्रांत के आपको विद्वान मिलेंगे। लगभग भारत का वो एक छोटा रूप है काशी। दरअसल काशी में हर प्रांत के विद्वान जो वहाँ पर ज्ञान और उसके अध्यात्म के प्रयोग करने के लिए, सीखने के लिए आते थे। कई परिवार पीढ़ियों से, पीढ़ी दर पीढ़ी वहाँ बसे हुए हैं। वैसे तमिलनाडु के भी पीढ़ी दर पीढ़ी वहाँ परिवार बसे हुए हैं और व्यापार परिवार भी बसे हुए हैं, पंडित परिवार भी बसे हुए हैं और वो ज्ञान, अध्यात्म और ज्ञान की शिक्षा देने वाले परिवार भी बसे हुए। तो मैं मानता हूँ कि ये जो आदान प्रदान है, इस आदान प्रदान को पुनर्जीवित करने की जरूरत है। सिर्फ व्यापार की बात नहीं है। जैसे मैंने कहा कि पहले लोग जो हैं वो रामेश्वरम से जब चलते थे, मंदिर में जो कोटि तीर्थ है वहाँ स्नान करके फिर काशी जाते थे, वहाँ से गंगा जल लाकर रामेश्वरम को चढ़ाते थे। 6 महीना इस यात्रा में लगते थे। लेकिन ये यात्रा सिर्फ धार्मिक और आध्यात्मिक यात्रा नहीं होती थी, ये सब तरह की कारणों से भरी हुई, व्यापार के लिए, ज्ञान के लिए, इन सब कामों के लिए ये होती थी। काशी और कांची 2 ज्ञान के क्षेत्र हैं जिनका तमिल शास्त्रों में उल्लेख मिलता है, काशी और कांची की। ये दोनों भारत के पुरातन ज्ञान के क्षेत्र हैं। ये व्यापार के क्षेत्र काशी कांचीपुरम मैंने बताया कि स्थापत्य के लिए, जो पात्र निर्माण है उसके लिए, वस्त्र निर्माण के लिए, इनमें पुराना व्यापार होता रहा है। ये जो आयोजन है ये बहुत भव्य आयोजन है। इस आयोजन के पीछे कल्पना यही है कि काशी के जो शिव हैं वो तमिलनाडु के शिव से अलग नहीं है। बिल्कुल। अगर आप तमिलनाडु को देखें तो तमिलनाडु में काशी विश्वनाथर मंदिर है तेनाक्षी में, और माना जाता है कि वहाँ के पांड्य राजा जो पराक्रम थे, 15वीं सदी में मदुरई और आसपास उनका राज्य था, वहाँ उन्होंने तेनाक्षी में वो मंदिर बनाया। उसके बाद एक और राजा ने, जो अधिवीर राम पांड्यन थे, उन्होंने भी काशी तीर्थ से लौटते हुए तेनाक्षी में 19वीं सदी में एक और मंदिर बनाया। तमिलनाडु के जो संत कुमार गुरुपरा हैं तुतिकोड़ी के, उन्होंने तो काशी नरेश से और केदार घाट और विश्वेश्वर लिंगम की स्थापना की अनुमति ली थी और वो बनाया भी था। उन्होंने काशी पर एक काशी कलम्बगम नाम का एक बड़ा काव्य लिखा है। इसके कारण काशी से तमिलनाडु का कोई व्यक्ति, काशी नाम के ही लोग तमिलनाडु के हर गांव में मिलेंगे। तो ये ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंध है, सांस्कृतिक संबंध है, ये व्यापारिक संबंध भी हैं। इसीलिए 31 अक्टूबर 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब एक भारत श्रेष्ठ भारत की पहल की शुरुआत की थी, तो मकसद यही था कि ज्ञान, भाषा, संस्कृति जो हमारे देश की विविध है, उसकी समझ पैदा करके हम विविधता में एकता का जो हम एक कथन कहते हैं उसको साकार करें। और इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं और इसी दिशा में ये काशी तमिल संगमम एक बड़ा आयोजन है। जगदीश उपासने जी, चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे काशी तमिल संगमम की शुरुआत पर एक विशेष कार्यक्रम। प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। कार्यक्रम के बारे में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है हमारा AIRNSDtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।